नमस्कार, वक्त तो चला है प्राइम डिबेट का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। कांग्रेस ने अपने खिसके हुए जनाधार को पाने और दोबारा से खड़े होने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिनों तक चिंतन मंथन किया। साबरमती के तट से कांग्रेस ने 2 संकल्पनाओं के प्रस्ताव को पारित किया, जिसमें पहला राष्ट्र और दूसरा गुजरात पर केंद्रित रहा है। कांग्रेस समझ रही है कि देश की सत्ता से बीजेपी को बाहर करना है तो उसकी शुरुआत गुजरात से ही करनी होगी और ऐसे में कांग्रेस ने मिशन गुजरात को फतेह करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की सियासी प्लानिंग की है। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव 2027 में है और कांग्रेस ने 2.5 साल पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गुजरात की सत्ता से 3 दशकों से दूर कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल के विचारों के साथ सेवा का यज्ञ करना है। यही वजह थी कि कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई में गुजरात के योगदान को रेखांकित करते हुए बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का टारगेट तय किया। कांग्रेस समझ रही है कि अगर पीएम मोदी और अमित शाह के गढ़ में बीजेपी हारती है तो फिर देश के बाकी राज्यों में बीजेपी का तिलिस्म टूट जाएगा। फिलहाल इसी बीच कांग्रेस के अंदर ही तमाम बयानबाजी और सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। शशि थरूर ने राहुल गांधी को निगेटिविटी छोड़ने की नसीहत दे डाली। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का भविष्य देश और गुजरात की राजनीति के नजरिए से क्या होने वाला है। तो गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और आपको बता दें कि लगातार चिंतन मंथन जो है कांग्रेस का वो देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस का मिशन गुजरात क्या होगा और इस पे किस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, ये वाकई में दिलचस्प है, क्योंकि लगातार बयान जो है वो सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के कई नेताओं के बयान हैं। राहुल गांधी ने भी बताया कि किस तरीके से जो कमियां हैं वो देखने को मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई तरह के बयान दिए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर कितनी कमियां हैं और इस कमियों को सुधारने पर काम किया जाएगा, तभी जो रणनीति है उस पर काम हो पाएगा। तो गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। गुजरात में 2 दिनों तक मंथन जो है कांग्रेस पार्टी का वो देखने को मिला और गुजरात चुनाव जिस तरीके से 2027 में है और ऐसे में पार्टी अपनी पूरी कोशिशों में जुटी हुई है चुनाव जीतने के लिए और मिशन गुजरात पर काम करना कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि उनका जो उद्देश्य है सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल के विचारों के साथ सेवा का यज्ञ करना है। यही वजह थी कि कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई में गुजरात के योगदान को रेखांकित करते हुए बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का टारगेट तय किया। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से मोहित दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से मोहम्मद साजिद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास चर्चा में। मोहम्मद साजिद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं पंकज रस्तोगी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है पंकज जी। सबसे पहले पंकज रस्तोगी जी, आपके पास आना चाहूंगी और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस अब जिस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है, गुजरात मिशन पर काम करने की बात कर रही है, क्या लगता है कहां कमी रह गई थी और इस कमी को कैसे पूरा कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से सत्ता से बाहर है। देश की राजनीति कर लीजिए या राज्यों की राजनीति से कह लीजिए, तो केंद्र की राजनीति हो या राज्यों की राजनीति हो, सत्ता से बाहर है। और अगर आप देखें तो जब राजीव गांधी के समय उसने सत्ता हासिल की थी तो पूर्ण बहुमत की सरकार, उसके बाद से अगर आप देखिए तो लगातार वो गठबंधन में ही सरकार बनाने में रही। और 2004 में भी जिस समय इनकी सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी थी, उस समय भी 145 सांसद ही कांग्रेस के जीते थे और 2009 में भी कांग्रेस के मात्र 206 सांसद जीते थे। तो इसलिए कांग्रेस जो 2/3 बहुमत का आंकड़ा उससे हमेशा दूर रही। और आज भी कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता गया है, आप 2014 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए, चाहे 2019 का ले लीजिए या 2024 का ले लीजिए, 2024 में भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई और 99 के आंकड़े के ही पीछे रह गई। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से 240 सीटें एनडीए ने बीजेपी ने हासिल किया,
लेकिन उतना अगर तीनों बार का आंकड़ा मिला लें 14, 19, 24, तब भी वो 240 के आंकड़े को पार नहीं कर पाती है कांग्रेस स्वयं में। तो ये सब कांग्रेस की नीतियों को कारण है, और कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी और जिस तरह से अनदेखी वरिष्ठ नेताओं की, इन सब का तमाम ऐसे कारण है कि जो बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ के, जो सीनियर लीडर्स थे, जो कांग्रेस की के मतलब खेवनहार थे, और कांग्रेस पार्टी का देखिए आज़ादी में बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी 6 लाख गांव है, 6.5 लाख पूरे भारत में, हर गांव में कांग्रेस के आपको कार्यकर्ता मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से उपेक्षात्मक रवैया और जिस तरह से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का रवैया रहा, और उल जुलूल बयानों में लोगों का समर्थन करना, जैसे आप देखिए भारत सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, और भारत की अनुसूचित जनजाति की पहली जो है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, देश की प्रथम नागरिक। उस समय देखिए अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह से उनको राष्ट्रीय पत्नी बोला, उसके बाद काफी दिनों तक हो हल्ला मीडिया में होता रहा। सोनिया गांधी ने भी कोई टिप्पणी नहीं किया, और बहुत दिनों के बाद तब जाके जो है अधीर रंजन चौधरी ने उस पर माफी मांगा। तो देश की आधी आबादी के साथ इस तरह का खिलवाड़, और स्वयं सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, तो इस तरह से तमाम ऐसी नीतियां रही जिनके कारण कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता गया। और आज देखिए जिस तरह से कांग्रेस की सरकार जो कुछ कहती है, धर्म के आधार पर वो आरक्षण देने की बात करने लगती है। कर्नाटक में देखिए 4% मुस्लिमों को ओबीसी कोटे का आरक्षण काट के दे दिया गया। हालांकि वो स्टैंड नहीं करेगा, लेकिन वहां के ठेकेदारों को जो मतलब आपके मुस्लिम वर्ग के हैं, उनको आरक्षण देने का काम, तो इस तरह से तमाम आस्पेक्ट करने का काम किया। और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी देखिए वहां पर कर्नाटक में दोनों सिद्धारमैया जो वहां के सीएम है और डीके शिवकुमार, दोनों की उपस्थिति में बाकायदा कहा कि ऐसी घोषणाएं मत करिए कि जिसको अमली जामा न पहनाया जा सके। तो इसीलिए देखिए कांग्रेस ने, चाहे वहां पर बिजली फ्री योजना हो आपके हिमाचल में, चाहे तेलंगाना में, चाहे जितनी भी योजना है उसमें अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। और इसलिए देखिए कांग्रेस जो है इन्हीं तमाम नीतियों के कारण, और गुटबंदी जो है, गुटबाजी कांग्रेस में बहुत ज्यादा है, उसी का नतीजा। और राहुल गांधी भी कोई करिश्माई व्यक्तित्व नहीं प्रदर्शित कर सके। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो उत्तर प्रदेश में वो एक खाली बाहरी के जिलों से ही होते हुए निकल गए, पूरे 75 जिलों में होकर नहीं गई। तो इस तरह की तमाम चीजें रही जिसके चलते जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ से हट गया। कांग्रेस आज पिछलग्गू दल बन के रह गया है, बैसाखी पे चलने वाली पार्टी रह गई है। दूसरे दलों के साथ कांग्रेस अपने आप में स्वयं जो है नहीं चलने वाली पार्टी रह गई। हालांकि दिल्ली में उन्होंने ये काम किया, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले दम पे चुनाव लड़ा। उसका नतीजा यह रहा कि उसका 2% वोट बढ़ा। पहले 4.5% वोट मिले थे, इस बार के विधानसभा चुनाव में उसको 6.5% वोट मिले, लेकिन कोई भी सीटें वो जीतने में नाकामयाब रही। तो हमको ऐसा लगता है कि अभी कांग्रेस को बहुत समय लगेगा सरवाइव करने में। अगर कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस अगर ये रवैया कर रही है, अगर स्वयं पे चलने की अगर आधारशिला रख रही है, तो ये निश्चित रूप से आज नहीं कल उसको सफलता मिलेगी। लेकिन उसके लिए उसको कार्यकर्ताओं का जनाधार बढ़ाना पड़ेगा और बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। जी ठीक है पंकज जी, विकास पांडे जी के पास आना चाहूंगी। विकास पांडे जी, जिस तरीके से अब कांग्रेस गुजरात मंथन पर काम करना शुरू कर चुकी है और उसने साफ कर दिया है कि जो कमियां थी अब उस पर काम करेगी, क्या लगता है बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी मुसीबत बनकर तो नहीं खड़ी हो जाएगी? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो प्रिया जी आपका। प्रिया जी, आपको लगता है कि कांग्रेस जैसा दल जिसकी कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है और कोई नेतृत्व में तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती, ऐसा दल भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी दल के लिए कोई मुसीबत बन सकता है? मुझे लगता है कि अपने में सवाल ही ठीक नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि प्रिया जी, कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में कभी होता था, लेकिन आज खत्म हो चुका है। आज कांग्रेस आप किसी भी जगह देख लीजिए, जिस यूपी में कांग्रेस पार्टी आप देखिए लगातार 1980-90 के दशक तक एक छत्र राज्य करती रही, जिस यूपी के अंदर आज उस यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू पार्टी भी नहीं है। अगर देखा जाए तो जैसे हमारे पिछले साथी कह रहे थे पिछलग्गू पार्टी, तो यूपी जैसे महत्वपूर्ण सूबे में आप पिछलग्गू पार्टी भी नहीं रह गए। दूसरी चीज, आप चाहे महाराष्ट्र चले जाइए, चाहे बंगाल चले जाइए, बंगाल में कांग्रेस कम्युनिस्टों के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक है। कांग्रेस से ही निकल करके ममता दीदी बंगाल में इतनी मजबूत हो जाती हैं कि कांग्रेस वहां पिछलग्गू की हैसियत भी नहीं रखता है और लगातार जीरो आ रहा है बंगाल के अंदर।
यही स्थिति महाराष्ट्र में है कांग्रेस पार्टी की। कि आज देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में शरद पवार जी हैं और वहां पे एनसीपी है उनकी, शरद पवार जी की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक रूप से पराभव की तरफ है, खत्म हो चुकी है। इस राजनीतिक दल की कोई आइडियोलॉजी नहीं। अब दिक्कत कहां पे है? देखिए, राहुल गांधी जी जो अधिवेशन चल रहा है, अभी आपने भी कहा कि इस अधिवेशन का जिक्र किया, वहां राहुल गांधी जी कहते हैं कि 80 और 90 में हमसे एक गलती हुई कि हमने आरक्षण को लेकर के कोई भी स्टेप आउट नहीं किया, हमने आरक्षण को। देखिए, गलती एक जगह नहीं हुई कांग्रेस पार्टी की, गलती और नियत में फर्क होता है प्रिया जी। और ये समझना पड़ेगा कि गलती तब होती कि जब आप केवल एक आरक्षण के मुद्दे पर उसे हिलगा के रखते, उसे फांस के रखते। लेकिन वही अगर आप याद करिए कि काका कालेलकर जी आयोग ने भी पिछड़े वर्ग के को आरक्षण देने की सिफारिश 1950 के दशक में की थी, लेकिन नेहरू जी उस पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे और उस रिपोर्ट को इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। ये अपने नाना जी पर भी प्रश्न चिन्ह है राहुल गांधी का। उसके बाद आ जाइए 1985 में आरक्षण को लेकर के जब मंडल कमीशन ने 1980-82 में अपनी रिपोर्ट दे दी और उसके बाद 10 साल तक यही कांग्रेस पार्टी उस रिपोर्ट को दबा करके बैठी रही हो। दबा करके बैठ जाना, चलिए मैं मान लेता हूं गलती हो गई, लेकिन उस पर अपना स्पष्ट रूप से राजीव गांधी 1985 में स्टेटमेंट देते हैं कि आरक्षण देने का मतलब है मूर्खों को प्रोत्साहन देना। ये किस तरीके की भाषा का उपयोग राजीव गांधी कर रहे थे। आज राहुल गांधी अपने पिताजी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरी चीज आप देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आप एक तरफ आरक्षण को लेकर के तमाम तरीके की बातें करते हैं, दरअसल कांग्रेस की नीयत में बहुत बड़ा खोट था। ये केवल आरक्षण के विरोधी नहीं थे प्रिया जी, ये जो भी पिछड़ों, दलितों और वंचितों के मसीहा बनकर के निकल के आए, चाहे वो स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, चाहे वो सरदार पटेल हों, चाहे वो जेपी हों और चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हों, सबको राजनीतिक रूप से चोट पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये किसी से छुपा नहीं है कि जिन नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, जिन इंदिरा जी ने खुद ही भारत रत्न से स्वयं को नवाज दिया, उन्हीं बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न देना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि बाबा साहब वंचितों और शोषितों की राजनीति करते थे, उनके मसीहा थे। कर्पूरी ठाकुर का नाम ले लीजिए, वंचितों शोषितों की राजनीति के मसीहा थे वो। भारत रत्न देने पर कभी विचार तक नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। ये कांग्रेस पार्टी की नीति है। कांग्रेस पार्टी राजशाही प्रवृत्ति की पार्टी रही है, जिसे जनता ने बहुत हद तक जान लिया और समझ लिया है। अब कितनी भी आप यात्राएं निकाल लीजिए, कितना भी प्रोपेगेंडा कर लीजिए, देखिए एक यात्रा निकाली थी और मैं 1-2 बार आपकी डिबेट में भी प्रिया जी कह चुका हूं, एक यात्रा निकाली थी उन्होंने, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। हमने कहा था कि ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए है, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। असल उद्देश्य तो है कि सत्ता तक पहुंचने के बाद ये हाथ से हाथ जोड़ो की जगह हाथ से गला पकड़ने की यात्रा है और गरीब का गला, वंचितों का गला, शोषितों का गला और महिलाओं का गला दबाने वाली पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी। ठीक है विकास जी, मोहित दीक्षित जी के पास आना चाहूंगी। मोहित जी, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी फुल मोड में आ चुकी है और गुजरात मिशन पर पूरा फोकस है कांग्रेस का, क्या लगता है कि काफी देर नहीं लग गई अपनी कमियों को समझने में कांग्रेस पार्टी को? देखिए, नमस्कार आपको, मेरे साथी को, पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। जहां तक कांग्रेस पार्टी की प्रयासों की बात है, कांग्रेस पार्टी के शासन चलाने की बात है, चाहे 1947 से पहले आजादी का लड़ाई रहा हो, आजादी का समर रहा हो, अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की बात रही हो, आजादी दिलाने की बात रही हो, या आजादी के बाद भारत निर्माण की बात रही हो। भारत जिस देश में जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज बड़े बड़े युद्धपोत जहाज और जाने बड़े बड़े कितने अनुसंधान बन गए हैं। इन सब के योगदान में कांग्रेस पार्टी ने सदैव बढ़ चढ़कर और समय पर अपनी जो उपयोगिता दिखाई। आज की स्थितियां ये है कि जब देश में एक सरकार बनाई गई है देश की जनता द्वारा, वो सरकार जनता के हितों की अनदेखी करके, जनता को ही आपस में लड़ा करके, जनता के मुद्दों को ही दौड़ करके केवल और केवल ध्रुवीकरण के माध्यम से, आस्था से खिलवाड़ के माध्यम से अपनी सरकार चलाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि गरीबों को
महंगाई की मार से बचाया जाए, वो नहीं चाहती कि नौजवानों को रोजगार की बात की जाए, वो नहीं चाहती किसानों की एमएसपी की बात की जाए। आज किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, सारे जब अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं और उसके बाद जो हमारा ताना बाना, देश का एकता अखंडता का ताना बाना है, उसको लगातार तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ के समय पर आती है और कहीं ना कहीं अधिवेशन के माध्यम से अपने एकता के जो सूत्र को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है, ये सरकार लगातार सबको अंतिम पायदान पर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे सशक्तिकरण दिया जाए, कैसे मजबूती दी जाए, चाहे 1947 की बात रही हो, चाहे आज 2025 की बात रही हो, कांग्रेस का उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रहा कि किस तरीके से हमारे अंतिम पायदान व्यक्ति को मजबूती दी जाए। जी। तो इसी एक क्रम में जो अधिवेशन चल रहा है, या राहुल गांधी जी की बात हो या कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलाप हो, उसी श्रेणी में एक आगे बढ़ा हुआ कदम है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद साजिद के पास जाना चाहूंगी। मोहम्मद साजिद जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि अब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी फुल मोड में आ चुकी है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ली जाए, पहले देखा गया कि गठबंधन की बात होती थी कांग्रेस से, अब क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी में? देखिए, हम लोगों का खासतौर से गठबंधन, इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर था और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जनता के दिल को समझा है, जनता की तकलीफों को समझा है, जनता की समस्याओं को समझा है जी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देश के दो बड़े राजनीतिक, नीतीश बाबू जी और दूसरे चंद्रबाबू नायडू जी के रहमो करम पर सरकार चला रही है। और हम लोग इसी तरीके से इंडिया गठबंधन, हम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर 2027 का चुनाव यूपी में लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2024 की तरह यहाँ भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। और यूपी की जनता ये समझ चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं करा सकती, इनके घोषणा पत्र में विकास नहीं है, लेकिन नफरत, समाज में किस तरीके से जहर घोलना है, कैसे नफरत फैलानी है, कैसे भाई से भाई को लड़ाना है, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। किस तरीके से बहुसंख्यक समाज के युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, उनको किस तरीके से धरने, प्रदर्शन और तमाम उल्टे सीधे कार्यों में उन्हें शामिल कराया जा रहा है, लेकिन उन्हें रोजगार देने की बात नहीं हो रही है। उनकी परीक्षाएं समय से नहीं हो सकती, परीक्षाएं होती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, उनको सुरक्षा नहीं मिल सकती, उनको इलाज नहीं मिल सकता, उनको रोजगार नहीं मिल सकता। तो ये समाजवादी पार्टी पीडीए के माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंचा रही है। गरीब, दलित, शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशन में लोगों के बीच में है और कार्य कर रहा है। और हम लोग इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम लोग एक बार फिर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब होगा। और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह एहसास भी हो गया है कि हम चुनाव हार रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद से लगातार प्रदेश में नफरत फैलाने का कार्य किया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं बवाल केवल धार्मिक आधार पर, कहीं ना कहीं धर्म के, जातियों के आधार पर झगड़े फसाद कराए जा रहे हैं। लेकिन यूपी की जनता समझ चुकी है और तमाम लोग, आप ये समझ ले कि मुझसे तमाम सेकुलर जो हमारे बहुसंख्यक साथी हैं वो फोन कर अपना शिकायत दर्ज कराते हैं कि यार इनको कोई कार्य नहीं है, कि ये कोई विकास नहीं करा सकते, कहीं कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में कि साहब उद्योग लगेगा, अभी तक 7 साल में कोई उद्योग नहीं लगा, लेकिन उसका बंटवारा होने लगा है। इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है कि वहां के अधिकारी पैसा ले रहे हैं, अभी एक अधिकारी पे, बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई। इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, किसी का विदेश में हो रहा है, किसी का उत्तराखंड में हो रहा है, किसी का दिल्ली में हो रहा है। तो दुनिया जानती है क्या चल रहा है। तो आज जनता उठ चुकी है और इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का कार्य करेगी और ये भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास होगा। ठीक है मोहम्मद आशीष, ठीक है। पंकज रस्तोगी के पास ना चाहूंगी। पंकज जी, देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दे उठा रही है, जाति जनगणना भी उसमें से एक मुद्दा है,
उसका साफ तौर पर कहना है कि ये जाति जनगणना जो है वो लागू करना चाहिए, जनगणना करवाई जानी चाहिए, लेकिन साफ तौर पर यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि कई बार उनसे बोला गया लेकिन वो सुनी नहीं रही है। पहले बात थी तो कोरोना काल आ गया, दूसरी बार बोला कि चुनाव में करवाएंगे, फिर नहीं आया। लेकिन आपसे समझना चाहूंगी आखिर कितनी जरूरी है जाति जनगणना? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, गुजरात जो कांग्रेस पार्टी वहाँ अधिवेशन कर रही है, 2001 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिस तरह से वहाँ पर कच्छ में भयानक तबाही आई, वहाँ पर जिस तरह से भूकंप आया था, उसके बाद वहाँ कई हजार लोग मर गए थे और जान माल की बहुत क्षति हुई थी। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वहाँ उसमें जिस तरह से विकास की धारा बहाई नरेंद्र मोदी ने, वो भी सराहनीय है। और उन्होंने उसके बाद 2014 में वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहे और 2014 में वो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद से जो उन्होंने संकल्प लिया देश को कांग्रेस विहीन भारत देने का, उसके लिए वो तत्पर रहे। और आज देखिए 2014 से वो 2024 आ गया, लोकसभा चुनाव हो गए, तीनों बार उन्होंने एनडीए की सरकार बनाई, और ये देखिए वो कांग्रेस विहीन भारत की जो परिकल्पना उनकी है वो साकार होती हुई दिखाई दे रही है। और आप देखिए राहुल गांधी, कांग्रेस में तो भ्रष्टाचार की गंगा बही है, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे बोफोर्स घोटाला हो, चाहे आपके नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, तमाम तरह के घोटाले हुए और जिसमें सारी चीजें सामने आई जनमानस के समक्ष। तो ये भी जनमानस ने देखा है। तो कांग्रेस, देखिए कांग्रेस तो अपनी नीतियों से, अपने कारणों से ही कांग्रेस का पराभव है, और इसीलिए देखिए कितने भी प्रयासों के बावजूद कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात है, अभी देखिए गुजरात कह रहे हैं, तो गुजरात 2027 का चुनाव है, लेकिन गुजरात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास की धारा बहाई है, तो उसका भी देखिए फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रहा है। और दूसरी बात, आप देखिए मणिपुर में की बात आप करते हैं, कांग्रेस पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी संसद में उसमें डिस्कशन की बात करते हैं, और जब उसमें सरकार डिस्कशन कराती है तो पूरे सदन से कांग्रेस के नेतृत्व में सारे सांसद वॉकआउट कर जाते हैं। वह बिल पे बात होती है, वह बिल पे राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। आपको वह बिल का विरोध है तो वह बिल पे आप बोलिए, आप एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता है, तो आप उसमें बोलिए, आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसलिए देखिए इन सब कारणों से और बहुत सी ऐसी नीतियों से देखिए ये वहाँ ममता अभी गौतम अदानी के मुद्दे पे इतना हल्ला किया, याद करिए आप प्रिया जी, गौतम अदानी के मुद्दे पे कितना हल्ला किया संसद में। इनके घटक इंडी गठबंधन के लोगों ने ही इनका साथ छोड़ दिया, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आपके केजरीवाल हो, कोई भी है, उन लोगों ने खुद ही साथ छोड़ दिया। और गौतम अदानी के साथ आपकी सरकारें छत्तीसगढ़ और झारखंड जहां भी थी वहां आपने उनके साथ कितने काम किए। तो ये सब इस तरह के बात करना, राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, सब जगह आपने उनके साथ तमाम प्रोजेक्ट लिए सब किए, उसके बाद आपने संसद में अनावश्यक समय बर्बाद किया, आप कुछ नहीं सिद्ध कर पाए। तो इसलिए देखिए इस तरह की बात करना, राफेल पे आपने इतना हो हल्ला मचाया, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, आप शांत होकर बैठ गए। तो इसलिए इस तरह की चीजें नहीं, जनता आज विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। 21 राज्यों में आज प्रिया जी जान लीजिए बीजेपी की सरकार बन चुकी है, और अभी लेटेस्ट उसने हरियाणा आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र, और उसके बाद दिल्ली 27 साल बाद। तो बीजेपी की एक नीति रही है, अगर वो हारती भी है तो भी उसके कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हुजूम है, 12 करोड़ कार्यकर्ताओं का समूह है, और उसी के परिणाम है कि बीजेपी देखिए दिन प्रतिदिन जो है, अभी 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन अभी से देखिए बीजेपी की तैयारी पुरजोर तरीके से हो रही है। आए दिन आप देखिए पूरे प्रदेश में जगह जगह मीटिंगों का दौर हो रहा है, क्षेत्रीय सभाएं हो रही हैं। तो ये सब चीजें उनके कार्यकर्ताओं के समूह के कारण भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने की ओर तत्पर करता है। और दूसरी बात डिलीवर करना, प्रधानमंत्री मोदी अगर कहते हैं तो जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां सारी चीजें डिलीवर होती हैं, तमाम योजनाएं। तो ये खाली कहना महंगाई और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है, जनता जनार्दन है, जनता जानती है, इसीलिए ऐसा वो ये रिजल्ट दे रही है। और देश की आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाओं के सशक्तिकरण का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, या दलितों या ओबीसी के उत्थान का कार्य किया है, और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को काम देने का काम किया। तो इन्हीं सब का परिणाम है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस को अपनी नीतियों में और तमाम चीजों में परिवर्तन करना पड़ेगा, और एक उस तरह की पहल अगर कांग्रेस नहीं करेगी, फेस करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस का ग्राफ बढ़ सकता है। अन्यथा कांग्रेस ये सोचे अपने मुंह मियां मिट्ठू बने कि हम ऐसा कर लेंगे और नरेंद्र मोदी से हम पार पा जाएंगे, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से हम पार पा जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। उनके घटक दल देखिए इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव, पहले ही उपचुनाव होता है, उनको एक भी सीट नहीं देते हैं 10 सीटों में से। तो ये सब चीजें उनको साथ में बड़ी भ्रांति है। ममता बनर्जी वहां आंखें दिखाती हैं,
वो नहीं सीट देती, उनके साथ गठबंधन करती है। अभी विधानसभा चुनाव वहां पर होगा उस 26 में, उसमें भी वोट देने को तैयार नहीं रहेंगी। तो ये सब कांग्रेस को पहले अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना होगा, तभी जाके कांग्रेस का कायाकल्प हो जाएगा, अन्यथा बहुत मुश्किल। जी ठीक है। विकास पांडे जी, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जाति जनगणना करवा दी जाए, आखिर क्यों बीजेपी को तकलीफ हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है जाति जनगणना से? राहुल गांधी भी लगातार कह रहे कि हमने कई बार प्रधानमंत्री मोदी से कहा, वो तो साफ इनकार कर रहे कि भाई जाति जनगणना तो नहीं होगी, और वो कह रहे कि हक है जानने का भाई कितने गरीब हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं और कितना किसकी हिस्सेदारी है इस देश में पता होना चाहिए। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कोई जवाब ही नहीं देती। देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से विमुख हुई तो इन्हें जातिगत जनगणना है। आप अधिवेशन को ही उठा करके देख लीजिए, अधिवेशन में इन्हें ओबीसी आरक्षण पे भी अपनी गलतियों पर पश्चाताप हो रहा है। सरदार पटेल भी बहुत खूब याद आ रहे हैं इन्हें उस अधिवेशन में, क्योंकि गुजरात की धरती पर है और ये जानते हैं गुजरात के लाल सरदार पटेल का जिक्र किए बगैर कांग्रेस पार्टी वहां से निकल नहीं सकती है। ये कांग्रेस जानती है, लेकिन कांग्रेस ये भी बताने को तैयार नहीं होती है कि उन्हीं सरदार पटेल को एक हाशिए पर करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ये मुझे लगता है कई ऐसी चीजें हैं। जहां तक जातिगत जनगणना की बात आती है, तो जातिगत जनगणना की बात कर कौन रहा है? 40 साल 50 साल लगातार आप देश की सत्ता में रहे, उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं आपको याद आई भाई? जरा पूछिए, ये बात बताएंगे राहुल गांधी, या इस पर भी कह देंगे कि साहब गलती हो गई, साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए अब हमें याद आ रहा है क्योंकि हम सरकार और सत्ता से बाहर है। ये कोई बात नहीं होती है। मुझे लगता है ये अपने में सबसे बड़ा हास्यास्पद विषय है राहुल गांधी को लेकर के। दूसरी चीज, राहुल गांधी के इस अधिवेशन पर, प्रिया जी, हम नहीं कुछ कह रहे हैं, इनके स्वयं के ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, जो राहुल गांधी जी के अंकल हैं सैम पित्रोदा, वो कहते हैं कि अधिवेशन में आइडियोलॉजी पर चर्चा होती है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। इससे पहले रायपुर और जयपुर में सम्मेलन आयोजित किए गए। पार्टी के जिम्मेदारों से पूछना चाहिए कि उस समय जो सुझाव आए उस पर कितना एग्जीक्यूशन हो पाया। ये यानी कि इनके अंकल सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की नीयत पर सवाल उठा दिया, कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल उठा दिया। ये किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति का स्टेटमेंट नहीं है। और जहां तक रही दूसरी बात, आप प्रिया जी, दो गठबंधन के साथी बैठे हैं डिबेट में, हमें तो लगता है कि ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है, लेकिन जनता को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे जरूरी का गठबंधन है। मजबूरी के गठबंधन का हम सब ने देखा कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो किस तरीके की कुश्ती हुई आपस में, किस तरीके की दुआ ले ले, हमारे यहाँ एक शब्द है गांव की भाषा में, दुआ ले ले, तो दुआ ले ले मची इन लोगों के यहाँ, वो हम सब ने देखा। दूसरा देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत शातिर दल है, और ये बात श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा, ये स्वयं श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा। तो कांग्रेस पार्टी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि लोकसभा की जब बात आती है, जब देश के चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात आती है, तो वो जानती है कि हम अगर की के रोल में नहीं रहेंगे तो हम नेतृत्व में जाकर के खत्म हो जाएंगे। इसलिए जब लोकसभा की बात आई तो उसने सब कुछ मैनेज कर लिया, लेकिन जैसे ही अलग राज्यों के विधानसभा की बात आई, चाहे बंगाल के, अभी हमारे पैनलिस्ट में बैठे विश्लेषक साथी कह रहे थे, बंगाल में देख लीजिए क्या स्थितियां थी विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश में देखिए कहां था इनका गठबंधन विधानसभा चुनाव, हरियाणा में कहां था इनका गठबंधन विधानसभा चुनाव में, दिल्ली में कहां था विधानसभा चुनाव में। तो मुझे लगता है कि ये बिखरे हुए दल हैं, नियत से भी बिखरे हैं, नीति से भी बिखरे हैं और नेतृत्व से भी बिखरे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम तरीके के प्रयोगशाला है आज कांग्रेस पार्टी, एक पार्टी नहीं एक प्रयोगशाला है, और उस प्रयोगशाला में नित नए प्रयोग राहुल गांधी जैसे लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है इस बात को जनता बखूबी समझ रही है प्रिया जी। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अब मौका देने का मन जनता ने त्याग दिया है। लेकिन विकास पांडे जी, क्या जातीय जनगणना जरूरी नहीं है? देखिए, जो भी चीज देश के हित में जरूरी, आप एक बात बताइए, देश के हित में तो आरक्षण भी जरूरी था या नहीं था? क्यों कांग्रेस पार्टी कुंडली मार करके 10 साल बैठी रही? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, हमारे समर्थन की जब सरकार आई तब देश में आरक्षण लागू हुआ। महिला आरक्षण को लेकर के रिपोर्ट कब आई थी? जरा पूछिए, जिस महिला के प्रतिनिधित्व में कांग्रेस पार्टी ने 2004 में सरकार बनाई, श्रीमती सोनिया गांधी, उसकी बड़ी मुखिया थी कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी। क्यों कुंडली मारकर 10 साल से बैठी रही महिला आरक्षण के ऊपर? तब नहीं इनको याद आई महिला आरक्षण की? वो लागू करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए देश हित में ये बात
लिख लीजिए प्रिया जी, हम देश हित में जो भी जरूरी होगा हम हर वो काम करेंगे। बार बार राहुल गांधी आपको ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हाय हमसे ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। सिखों के चाहे नरसंहार की बात हो उस पर कहेंगे गलती हो गई, कभी कहेंगे आरक्षण को लेकर के गलती हो गई। लेकिन राहुल गांधी जी से यक्ष प्रश्न होना चाहिए, उनके प्रवक्ताओं से यक्ष प्रश्न होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड पर यह गलती आपसे क्यों नहीं। इनसे पूछना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाते समय आप पर गलती क्यों नहीं हुई। इनसे पूछना चाहिए जब आप शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट को बौना दिखा रहे थे तब आपसे कोई गलती नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बात एक वर्ग विशेष के आरक्षण की आएगी, चाहे आदि आबादी की हो, चाहे हमारे अनुसूचित वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की बात हो, चाहे पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात हो, इनसे गलतियां हो जाती हैं। ये बड़ा इत्तेफाक है और मुझे लगता है यही इनकी नीति को दर्शाने वाला इत्तेफाक है। ठीक है मोहित दीक्षित जी, जाति जनगणना पर लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, बार बार कह रही है कि हम तो कह रहे हैं कि जाति जनगणना करवाई जाए, आखिर हो नहीं रही है और लगातार ये मांग राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। आपसे ना चाहूंगी कि आखिर तमाम मुद्दे थे उन पर भी फोकस करने की जरूरत थी, कांग्रेस पार्टी ने उन पर बात करनी जरूरी नहीं समझी, ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या जवाब देंगे? मोहित जी देखिए आवाज आ रही है? जी जी आवाज मिल पा रही है। देश में एक षड्यंत्रकारी बलात्कारियों का समर्थन करने वाली सबसे धूर्तता वाली पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। उसका काम केवल और केवल देश के गुमराह करना, देश को विकास के डिरेल करना, देश में षड्यंत्र करना, बलात्कारियों का समर्थन करना, बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकालना, किस तरीके से देश के ताने बाने को बिगाड़ करके दंगे कराने, प्रायोजित कराने की युक्तियां ढूंढना, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है और यही भारतीय जनता पार्टी करने में लगी रहती है। आज स्थितियां बता रहे हैं मनुवादी सोच वाले, आरक्षण पे बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। महिला आरक्षण की बात करने वाले बताएं महिला आरक्षण लागू कर दिया क्या? महिला के बलात्कारियों के साथ रैलियां करने वाले, बलात्कारियों को महिमा मंडन करने वाले आज यहाँ महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आज आरक्षण की बात करते हैं। मनुवादी सोच वाले जिन्होंने हमेशा आरक्षण का विरोध किया 1947 से लेकर के आज तक, केवल और केवल सत्ता पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए अपनी विचारधारा को भी गिरवी रखने वाले लोग हैं। ये अपनी विचारधारा को भी गिरवी रखते थे सत्ता के चक्कर में और लगातार षड्यंत्र करके सत्ता पाने की एन केन प्रयास करते हैं। जी जी आज भी जहाँ बात हो किसानों की, तो किसानों की हत्यारी है सरकार। जब 700 किसानों की हत्या हो गई में उनको वापस लेने के लिए जब किसानों ने शंभू बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो वहां पर बैठ करके अपनी मांग रखी। आज भी 2 साल से एमएसपी की बात करी, 2 साल से एमएसपी की टीम गठित करी, उस पर एक भी बैठक नहीं कराई। ये हत्यारी सरकार है किसानों की। ये जवाब मांगे कि हमसे, ये मांगे कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा पे, ये मांगे किसानों के लिए। ठीक है मोहित जी, आपके सवालों के साथ विकास पांडे जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी जी ठीक है, सबसे बड़ी बेरोजगारी। जी ठीक है मोहित जी। विकास जी देखिए प्रिया जी, इनके मनुवादी पर मैं जवाब दूंगा कि मनुवादी का बार बार आरोप लगाते हैं। तो अगर मनुवादी लोग, मनुवादी एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ आरक्षण की वकालत करने वाले हम, आरक्षण हमारी सरकार में लागू होगा, तो ये इनकी दोहरी नीति का आलम है। हम मनुवादी हैं लेकिन हम महिलाओं को भी आरक्षण देने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो क्यों नहीं बताने को तैयार होती है कि नेहरू जी जातिगत जनगणना बंद किए थे, उससे पहले जातिगत जनगणना हो रही थी। जातिगत जनगणना नेहरू जी ने क्यों नहीं कंटिन्यू की? बताइए आप सब। संसद में खड़े होकर के जातिगत जनगणना का विरोध किया श्रीमान नेहरू जी ने। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहती है और बार बार इधर उधर की बातें करती है। रहबर इधर उधर की बात ना कर, रहबर ये बता कि काफिला क्यों लुटा। जनता ने आपको 50-50 साल लगातार सरकार में रहने का अवसर दिया। जब सवाल आपसे होता है तब आप कहते हैं गलती हो गई, तब आप कहते हैं आप ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। गलतियां करने वाले लोगों को बार बार गलती करने का अवसर जनता नहीं देने वाली। पंकज जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले मोहम्मद साजिद जी अपना जवाब देना चाह रहे हैं। 11 साल से कुंडली मार के बैठे हैं पूरे। जी मोहम्मद साजिद जी बात कर रहे थे ये गुजरात के मॉडल विकास की। हाँ। वही गुजरात है जहां अभी 6000 करोड़ का एक बीजेड पोंजी स्कीम घोटाला हुआ है।
वही गुजरात है जहां 1814 करोड़ का भी जीएसटी घोटाला हुआ है। वही गुजरात है जहां 15 मिनट में जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान फर्जी तरीके से बना दिया जाता है। गुजरात की पहचान भ्रष्टाचार से है। गुजरात की पहचान पुल गिरने के कारण और भ्रष्टाचार के कारण, नवनिर्मित पुलों के गिरने के कारण तमाम लोगों की मौतों से है। भ्रष्टाचार मेरा ये ऑब्जेक्शन है प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी मेरा वहाँ ऑब्जेक्शन ईवीएम के है, माध्यम से, गुजरातियों का अपमान भारतीय आप नहीं जनता कर पार्टी सकते, वहाँ नफरत आप फैलाने नहीं के कर माध्यम सकते। से क्या कांग्रेस चुनाव पार्टी जीत मुझे रही है, बताएगी, ये अलग क्या बात है, समाजवादी लेकिन पार्टी मुझे वहाँ बताएगी पर कोई कि विकास जिनके नहीं ऊपर हुए, घोटालों के ना आरोप लगे, युवाओं को न्यायले नौकरी राम मिल रहा है। भक्तों के सबसे ऊपर ज्यादा गोलियों के गुजरात के आरोप लोग लगे, विदेशों क्या ये में कह हैं दिया जाए कि और समाजवादी पार्टी वहाँ हत्यारों पर की ना पार्टी ही है? क्या ये कह वहाँ दिया पर ना जाए? ही परीक्षाएं हो ये पाती हैं, बिल्कुल और जब से सरासर गुजरात गलत बयानबाजी है। लॉबी केंद्र मेरा सरकार में ऑब्जेक्शन है गुजरात के कि लोग बैठे गुजरातियों के हैं, ऊपर इस तब से तरीके पूरे का देश में अक्षम्य परीक्षाएं बयान नहीं हो रही है बर्दाश्त नहीं और किया खाली जाएगा। यूपी में 50 से अधिक आप परीक्षाएं रद्द हो गुजरात के गई है श्रद्धेय और महात्मा परीक्षाएं गांधी थे, कराने वाले गुजरात के गुजराती श्रद्धेय एजेंसियां सरदार हैं। पटेल जी थे। और ये बात आप कैसे सारे गुजरात को लेकर के इस तरीके का स्टेटमेंट दे सकते हैं? गलत मैं बात है आपके उस प्रिया पर जी, नहीं बोला कृपया था, करके आप इसमें इंटरफेयर करिए। आप सुनिए पहले। अब अरे कुछ ये जब आप ये बोल रहे महात्मा थे तो गांधी मैं जी नहीं का बोला अपमान था। है, ये सरदार पटेल का अपमान है। इस तरीके की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा आग्रह है प्रिया जी, जी जी शब्दों की मर्यादा और गरिमा बनाए रखें। ठीक है। हत्यारों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और निहत्थे राम भक्तों की हत्यारी है समाजवादी पार्टी। किसी के, ये तो पटेल जी वहाँ गुजरात के थे, बलात्कारियों को पराश्रय देने वाली है समाजवादी पार्टी। अलग है, लेकिन मैं उसके पूरी बाद पार्टी के लिए ये बात कह रहा हूँ। अगर आप गुजरात के लोगों के लिए ये सब कहेंगे तो मैं भी ये कहूंगा। और उसके अगर अच्छा उसका आचरण नहीं है तो क्या समाज उसको गलत नहीं कहेगा? क्या अगर वो किसी के साथ कुछ गलत करेगा तो आप पूरे गुजरात को लेकर के ये शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते और युवाओं को नौकरी ये नहीं दे पा रहे वही हैं। गुजरात ये है क्या ये जहाँ कहा से था श्रद्धेय महात्मा पटेल जी गांधी ने? निकल क्या करके ये आए, श्रद्धेय पटेल जी सरदार पटेल निकल जी करके ने आए, पूरे और देश को के एक प्रधानमंत्री जिसमें बांटा पिछड़ों था के एक मसीहा चीज में। नरेंद्र है, मोदी मोहम्मद आज साजिद जी, देश ठीक है, की विकास सेवा पांडे कर जी, रहे हैं। ठीक है। नफरत फैलाकर आप नफरत ठीक है, ठीक फैलाकर है। देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद आशिफ जी, ठीक है। ये क्या ठीक है, आऊंगी आपके जो है पास, वो ठीक है। पटेल जी के सपनों का भारत बनाने की कोशिश में लगे हैं आप। और लगातार 3 मई 2023 से मणिपुर में बवाल चल रहा है, लेकिन आपने वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया। वहाँ पर जब आपकी मर्जी हुई तब आपने कांग्रेस की सरकार में लगातार 9 साल चल रहा है। मत को याद करिए, और किसी मंत्री छोड़िए, किसी अधिकारी तक ने विजिट नहीं किया, किसी अधिकारी तक ने। जरा गिरेबान में झांकिए और पूछिए अपने साथी दलों से। महिलाओं को ठीक है मोहम्मद आशिफ जी, ठीक है, ठीक है, विकास पांडे जी, ठीक है। महिला आरक्षण की बात जब से बिल पास हुआ, अभी लागू नहीं हुआ है, उसके बाद महिला सांसदों की संख्या घट चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने खुद सबसे कम महिलाओं को टिकट दिया है। और अधिकतर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो या रेप की घटनाएं हो, चाहे बनारस की घटना हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल मिले हैं और पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं, पूरा देश जानता है। तो ये महिलाओं के सम्मान की बात कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, उनके आप उनके कैसे कर सकते हैं कि हम युवा ऐसी हैं? आप यहाँ गरीब जनता बेचारी महंगाई से त्रस्त है। आप आए थे कि हम बहुत हुई महंगाई की मार, अब जो है वो भाजपा सरकार कहाँ हुआ महंगाई कम और बढ़ गया? कैसे डॉलर के सामने रुपया औंधे मुंह पड़ा है? आप कहाँ तेल और डीजल कहाँ महंगा हो रहा है? आज ट्रम्प नमस्ते करा रहे थे गुजरात में, तमाम खर्च पैसा कर रहे थे, वो जंजीरों में बांध कर लोगों को भेज रहे हैं, भारतीयों को। ये कैसे हुआ? आप तो बहुत ट्रम्प की दोस्ती थी कि साथ पहले पेज पे लीड खबरें छपती थी। ठीक है, ठीक है मोहम्मद साजिद जी, लेकिन इससे पहले भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में काफी प्रेम संबंध देखने को मिले, लेकिन उसके बाद अब तो कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ पीछे कर लिए कि भाई हम तो नहीं गठबंधन करेंगे अब किसी पार्टी के साथ। अब उन्होंने ये एजेंडा बना लिया कि भाई हम तो अपनी कमियों पर काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये कब की बात हो सकता है कि आपको ये सूचना आई हो, अभी हमारे पास तक तो या अभी कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं आया है। अब लोग को इंडिया गठबंधन यूपी में मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास और हो सकता है कुछ एंकर्स के पास ये सूचना श्री राहुल गांधी जी ने जो है। ठीक है मोहम्मद साजिद जी, ठीक है, पंकज जी के पास जाना चाहूंगी। पंकज जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस देखा जा रहा है कि ओबीसी पर, अब उसी के जरिए वो चुनाव जीतने की बात कर रही है, तमाम तरह की कमियों की बात की कि अब भाई उस पर काम करेंगे, और लेकिन पूरे फोकस की अगर बात करें तो ओबीसी पर कांग्रेस का फोकस है। क्या लगता है आपको कि क्या ये फोकस जो है ओबीसी का कितना मददगार साबित होने वाला है आगामी चुनाव में?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं। और दूसरी बात उन्होंने देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पे एक अनुसूचित जनजाति की महिला को बैठाकर एक आदर्श प्रस्तुत करने का काम किया। और दूसरी बात, महिलाओं का सर्वांगीण विकास अगर किया है तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में हुआ है। आज 10 साल मुद्रा लोन के पूरे हो गए, 50,000 करोड़ के लोन बांटे गए, जिसमें 70% महिलाओं को ने लोन लिया है। 10 लाख का विदाउट कोलेटरल मुद्रा लोन आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो और ये देखिए, आज महिलाएं स्टार्टअप चला रही हैं, काफी 1.5 लाख से अधिक महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप हैं। तो महिलाओं का सर्वांगीण विकास के लिए ये सरकार कृत संकल्पित है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, जातिगत जनगणना की बात करने वाली कांग्रेस को खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। कर्नाटक में जातिगत जनगणना कांग्रेस ने कराया, उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए। और कांग्रेस की जहां भी सरकारें रही, चाहे वो पंजाब प्रांत रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे आपके झारखंड में कांग्रेस की सरकार इस समय है समर्थन से, और तेलंगाना में, हिमाचल में है, क्या वहां जातिगत जनगणना कराई कांग्रेस ने और करा के आंकड़े जारी किए? तो कांग्रेस ने जातिगत जनगणना नहीं कराई, वो सिर्फ हो हल्ला करने का काम करती है। कांग्रेस को चाहिए था कि वो जनगणना कराकर उनके आंकड़े जारी करती, एक आदर्श प्रस्तुत करती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। उसको सिर्फ बयानबाजी करना है और कुछ नहीं करना। और संसद में जिस मुद्दे पे डिस्कशन की जरूरत होती है तो कांग्रेस के लोग बहिर्गमन कर जाते हैं, सदन छोड़ के भाग जाते हैं। और देखिए, वो बिल पे इतना हल्ला मचाने वाली कांग्रेस, वहां पर राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कुछ नहीं बोले। और इंडी गठबंधन के प्रमुख साथी जो तीसरा दल है अखिलेश यादव, वो बताइए, उनको समय दिया गया, वो काफी देर तक उन्होंने अपना समय बर्बाद किया अन्य बातों पे। 2 से 4 मिनट खाली उन्होंने वह बिल के ऊपर बोला, और वह बिल की खामियों को दर्शाने का काम उन्होंने नहीं किया कि वह बिल में किस तरह की खामियां हैं, उसको प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है। आपने 232 लोगों के साथ विरोध तो कर दिया, लेकिन संसद में जब 10-10 घंटे डिस्कशन हो रहा है, राज्यसभा में हो रहा है, उच्च सदन में, तो आप उस बात को बताइए जनमानस के सामने कि इसमें यह कमी है, इसमें यह कमी है। तो आपने कोई कमी नहीं बताई। ये सब खाली जो एक प्रोपगंडा है और कुछ नहीं। ठीक है, मोहम्मद साजिद, इनका कहना था बक्स बिल पर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल तो जेपीसी में शामिल हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत में और अहंकार में इतनी है कि किसी की भी बात को नहीं सुना गया। और जेपीसी में जितने भी सुझाव दिए गए थे, किसी को नहीं माना गया। ये पहली बार हुआ है। और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके सांसद जावेद अली खान साहब, प्रोफेसर साहब और तमाम सांसदों ने, रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह खान साहब, तमाम सांसदों ने विरोध किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजें बताई कि ये संघीय ढांचे को खराब, जो है वो संघीय ढांचे को खत्म कर देगा। अनुच्छेद 14, 15, 24, 25 और 29 का ये उल्लंघन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं मानी। ठीक है मोहम्मद साजिद जी, ठीक है। उसकी नजर देश की बेशकीमती संपत्तियों पर है, रेलवे की, सेना की जमीनों के बाद अब वो जो है वो जमीन पर उसकी नजर है, वो वक्ती जमीनों पर। ठीक है, विकास पांडे जी अपना जवाब देना चाह रहे हैं जी। ठीक है, ठीक है मोहम्मद साजिद जी, ये बात कर रहे थे आरक्षण को लेकर, तो इनको समझना चाहिए कि सबसे पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय प्रधानमंत्री खुद जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं, वो कहते हैं तो ओबीसी का उनको सबसे पहले आरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वो खुद उसी समाज से हैं। उनका समाज उनके लिए जो है वो खुशी जाहिर करेगा, उनको दुआएं देगा जी। ठीक है मोहम्मद साजिद जी, ठीक है, ठीक है। विकास माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन ओबीसी समाज को देना कुछ नहीं चाहते। ठीक है। और उसकी लगातार चाहे नौकरियां हो या शिक्षा हो, हर मामले में ओबीसी समाज लगातार पिछड़ रहा है। ठीक है, विकास पांडे जी। प्रिया जी, आपके सारे दर्शकों को और सारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत बधाई। आतंकी तहव्वुर राणा भारत प्रत्यर्पित होकर के आ गए हैं। दूसरी चीज ये है बदलता भारत। आतंकियों की मौत पर आंसू नहीं बहाता है ये भारत, आज आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देता है ये भारत। दूसरी चीज, साजिद भी बोर्ड के ऊपर बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। बगैर मांगे नेहरू जी ने ये वक्फ बोर्ड दिया था, बगैर मांगे, बगैर किसी मुस्लिम संगठन, मुस्लिम नेता की मांग के बगैर वक्फ बोर्ड बनाया था अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए नेहरू जी ने। आज उस वक्फ बोर्ड में केवल संशोधन ही हुआ है, भाई किसने मांगा था ये वक्फ बोर्ड? भाई साजिद जी से पूछ लीजिए, क्या साजिद जी ने किसी ने मांगा था ये वक्फ बोर्ड? नहीं मांगा था। फिर इतने आंसू क्यों भाई? ठीक है, बात तो सुन लीजिए पहले। वो भी संशोधन द्वारा दी गई थी।
ये ठीक है। शायद आपको जानकारी नहीं है। ठीक है विकास पांडे जी, ये भी साथ में कहा जा रहा है कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था और आज उसी संस्था के जो लोग हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो है पटेल की विरासत पर दावा कर रही है। देखिए, सरदार पटेल ने जो बैन लगाया था, जरा ये भी बता दीजिए, उन्हीं सरदार पटेल जी ने बैन हटाया था और इसी कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया था कि आरएसएस की शान में कसीदे गढ़े थे। इसी कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के आज तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। ये लिखित एविडेंस है, तो जरा देख लीजिए, दो बातों को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। किन परिस्थितियों में बैन लगाया था और उसके बाद बैन हटा करके आरएसएस की तारीफ करने का काम भी इसी कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन में किया था। जी ठीक है। मोहित दीक्षित जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? तो शायद मोहित दीक्षित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन पंकज जी के पास जाना चाहूंगी। पंकज जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 30 साल से गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं आई, लेकिन अब जिस तरीके से कई तरह की बातें की जा रही है और ये भी कहा, कांग्रेस ने ये भी कहा कि जो उनके पास घोड़े हैं, जो रेस वाले घोड़े हैं, वो उनको बारातों में लगा रही है और यही कमी रह गई। अब उस पर काम करने की बात कर रही है। क्या लगता है कितना फायदा मिल जाएगा इस बार? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से आते हैं और जिस तरह से गुजरात में उन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित किए, और दूसरी बात उनके साथ जो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का कड़ी मेहनत और कड़ा वो है कि 2014 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और जिस तरह से उन्होंने पन्ना प्रमुख की व्यवस्था और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को, संगठित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम किया और जिस तरह से उन्होंने तमाम चीजें करने का काम किया, तो उसका भी परिणाम रहा है कि आज गुजरात विकास के, पूरे देश में अगर बात करें तो विकास के मामले में गुजरात बहुत अग्रणी राज्य है। और इसको बनाने का काम अगर प्रधानमंत्री मोदी ने उसके नीतियों और अमित शाह के कड़ी मेहनत का ही परिणाम रहा कि जो है आज एक अग्रणी राज्य के रूप में वो एक भूमिका निभा रहा है। वहां पर बिजनेस की बात करें, चाहे उसके रोजगार की बात करें, सभी चीजों में वो सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। तो इसलिए कांग्रेस को वहां आगे आ पाना और बहुत भी मुश्किल कार्य है। कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लोग क्या क्या चीजें नहीं कहा करते थे। आप देखिए, उनके इंडी गठबंधन के ही घटक दल आम आदमी पार्टी क्या कहती थी, अब की बार जो है वो सरकार बनाने जा रहे हैं तमाम, और एक सीटें नहीं मिली, जमानत तक जब्त हो गई। तो इस तरह के खाली मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, कांग्रेस बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है, लेकिन कांग्रेस को अपनी नीतियों के जरिए वहां पर जनमानस से इंटरेक्ट करना होगा, तभी हो पाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 30 इतने सालों के शासन में जनता ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारी खेवानार है। हमको डिलीवरी करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो सकता है। तमाम योजनाओं का लाभ उसको मिला है, चाहे मकान हो, चाहे आपके शौचालय हो, चाहे राशन हो फ्री, चाहे आपके प्रधानमंत्री आवास हो। तो इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पर दिन प्रतिदिन अग्रसर होती जा रही है। 21 राज्यों में आज उसकी सरकार हो चुकी है, इसीलिए उसी का परिणाम। ठीक है पंकज जी, प्राइम डिबेट को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताना चाहेंगे आपको कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ विकास पांडे जी प्राइम डिबेट की खास चर्चा में जुड़े हुए थे। साथ ही कांग्रेस से मोहित दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद साजिद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने खिसके हुए जनाधार को पाने और दोबारा से खड़े होने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिनों तक चिंतन मंथन किया, और उसके बाद देखा जा रहा है कि लगातार तमाम तरह के सवाल जो हैं जो देखने को मिले कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उसने भी साफ कर दिया कि अब जितनी भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा और पार्टी को वापस से कुर्सी पर बैठाने की कोशिश की जाएगी। लगातार देखा जा रहा है कि तमाम तरह की बयानबाजी हुई, राहुल गांधी के भी तमाम तरह के बयान जो है वो सामने आए, साथ ही और भी पार्टी के जितने नेता हैं उनने मंथन किया और इस बात पर काबिज किया कि जितनी भी कमियां हैं अब उसको पार्टी दूर करेगी। फिलहाल आज इस पर खास चर्चा हुई प्राइम डिबेट में। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।